हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लगातार जिस टॉपिक पे चर्चा करते आ रहे हैं पिछले 3 वीडियो में, उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पे मैंने अभी तक आपको 3 वीडियो बनाया है। निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको लाभदायक सिद्ध हुआ होगा और आप इसे ध्यान से देखेंगे तो क्लास 12 के लिए तो सिद्ध होगा ही होगा। अगर जनरल कंपटीशन का भी कोई व्यक्ति इसे देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें एनसीईआरटी की वो मूल मंत्र दिखाई दे रहा होगा जो हमने उसमें देने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, इसी चरण में आज हम अंतिम वीडियो चौथा लेकर के आए हैं, जहां पे हम इस वीडियो को यानी इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर एक कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो में एक नवीन प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता दुनिया के सामने एक नवीन सभ्यता थी। निश्चित तौर पे एक नवीन सभ्यता थी, क्योंकि इससे खुदाई के पहले हम दुनिया की सबसे पुरानी और नवीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया को मानते थे। लेकिन जॉन मार्शल ने जब 1924 में दुनिया के सामने जब इसे रखा तो उसने कहा कि नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक सभ्यता कौन सी है? एक सभ्यता नहीं, सबसे पुरानी सभ्यता अगर कोई दुनिया में है तो वो है हड़प्पा सभ्यता, और एक नवीन सभ्यता भी है। तो दोस्तों, आज हम इसी की बात करते हैं। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी और पुरातात्विदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन से संबंध रखती थी। जिसके बाद यानी बहुत पुरान मोहर था, जिसके बाद इसके महत्व को समझा जाने लगा। इसी बीच एक अन्य पुरातात्विक राखलदास बनर्जी ने भी हड़प्पा से मोहरों के समान दूसरी मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि दोनों ही पुरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में जॉन मार्शल ने विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दिया, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का गौरव प्राप्त किया। मार्शल ने भारत को जहां पाया उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। यानी मार्शल ने भारत को कहां पाया था? 6ठी शताब्दी की बात कर रहा था कि प्रथम शताब्दी की बात हो रही थी कि यही तो असली हड़प्पा है यहां पर, लेकिन उससे खोज करके उसने 2500 बीसी में ला करके खड़ा कर दिया, जिसे हम कहते हैं कि लगभग 3000 पीछे ला करके छोड़ दिया। दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है यहां से लिखित में। ठीक है दोस्तों, तो नवीन सभ्यता की जानकारी हमें कैसे मिली? 1924 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजे गए प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिद्ध हुई। अब दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी सभ्यता की खुदाई ना हम 2 स्तर पे करते हैं। एक तो या तो हॉरिजॉन्टल होता है या क्षैतिज होता है, या तो उसकी हम लंबवत खुदाई करते हैं या हम क्षैतिज करते हैं। लेकिन यहां पर खुदाई के दौरान कुछ समस्या पैदा हुई, जिसके वजह से ना हॉरिजॉन्टल ना क्षैतिज, एक हम स्तर विन्यास की प्रणाली के आधार पर खोजने की कोशिश करेंगे, जिसका नेतृत्व व्हीलर साहब ने किया था और उन्होंने इस सभ्यता की जानकारी का बहुत आसान तरीका बताने का प्रयास किया। तो चलिए हम बात करते हैं नई तकनीक और प्रश्न। कह रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के नए डायरेक्टर, ये तीसरे डायरेक्टर थे, पहला कनिंघम, दूसरा जॉन मार्शल और तीसरा ये व्हीलर साहब ने बने, जिन्होंने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने खुदाई के लिए 2 नई तकनीक का अनुसरण किया जो निम्न है। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास मतलब मान लीजिए कि ऐसे कोई चीज है, ठीक है, तो इसकी खुदाई अगर हम ऐसे करते हैं नीचे, मतलब ऊपर से धीरे धीरे हम नीचे की तरफ अंदर बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें बहुत सारी चीजों की प्राप्ति वहां हो सकती है। इसी को स्तर विन्यास की प्रणाली कहा गया। एक एक लेयर के बारे में हम जानकारी करते करते हम अंदर तक एंट्री कर जाएंगे। अनुसरण करना अधिक आवश्यक समझा। दूसरा कि सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातात्विक पत्ती में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। देखिए, दोनों चीजें ना एक बार एमसीक्यू में पूछ चुका है, कौन सा कथन ये या गलत है।
आता है ना, दो क्वेश्चन, दो कथन रहता है, सही कौन है कौन गलत है, ये सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, इस तरह से दोनों पूछती है। तो एक एक आप ध्यान से शब्दों का भी अध्ययन करिएगा। उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो सभ्यता के अधिकांश प्रमुख स्थल पाकिस्तान में चले गए, जिसके कारण पुरातात्विक भारतीय क्षेत्रों में भी हड़प्पाई स्थल को खोजने का प्रयास किया, जिसमें धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल जैसे स्थल प्रमुख हैं। हालांकि नए अन्वेषण अभी भी जारी हैं, अभी भी इस इलाके में खुदाई चल रही है, जिसके बाद नवीन प्रश्न उभर कर सामने आए, जिनमें दो प्रकार के प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कुछ पुरातात्विक आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते, यानी कोई ना कोई इतिहासकार संस्कृति पे बल देता है, तो कुछ विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक परिस्थितियों के स्थिति के पीछे निहित कारणों को पहचानने का प्रयास करते हैं। कोई संस्कृति को पकड़ता है तो कोई भौगोलिक स्थिति को प्रयास करते हैं। साथ ही वस्तुओं के संभावित उपयोगिताओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पा पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थलों पर विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेषण और अन्वेषण प्राप्त करने हेतु सत्ता का अन्वेषण और उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। आज भी चल रहा है। हालांकि यह अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिखाते हैं, यानी जो आज अन्वेषण चल रहा है, लगातार खुदाई चल रहा है, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि भविष्य में कभी ना कभी इससे भी बेहतर सभ्यता का प्रमाण हमें मिलेगा, या और भी कहीं विकसित चीजें ना मिल पाए, वहां पर मिल ही जाए। अब कह रहा है कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। दोस्तों ये तो आप पहले से भी जानते हैं, पहले भी हमने बताया कि जो भी हड़प्पा में चीजें मिली है उसको अतीत में तो बीत गया है, वर्तमान से हम उसे जोड़ते हैं तो क्या सब कुछ बेहतर हो पाएगा, सब कुछ सही सही मिल पाएगा? मिल तो जाता है लेकिन समस्या बहुत होती है। कई सारी चीजें जल्दी हम प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, खास करके धार्मिक क्षेत्र में हमें दिक्कतें महसूस होती है। तो कह रहा है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता के जानने की कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए भौतिक साक्ष्यों पर पुरातात्विदों को निर्भर होना पड़ता है। इतिहास को पुनः निर्मित करने के लिए इसके लिए मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान इत्यादि खोजना पड़ता है, क्योंकि कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसी जैविक पदार्थ तो सामान्यतः सड़ जाते हैं, बच जाती है तो केवल पत्थर, मिट्टी और धातु। दूसरी तरफ यह भी ध्यान देना पड़ता है कि कोई जो भी वस्तुएं मिली है वह टूटी अवस्था में या अनुपयोगी ही तो मिली है, फिर उनको जोड़ करके हम इतिहास कैसे लिख पाए? निश्चित तौर पर लिखने में समस्या तो पैदा करती होगी, जो बेकार समझकर फेंक दी जाती होगी। ठीक है दोस्तों, जिससे इतिहास का पुनर्निर्माण करना काफी मुश्किल होता है। फिर भी इतिहासकार पुरानी उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का वर्तमान से समयता स्थापित कर पुरातात्विक इतिहास लिखने में सफलता प्राप्त करते हैं। काफी कठिन परिश्रम के बाद एक हमें इतिहास देखने को मिलता है, जो एक खूबसूरत इतिहास बनता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत इतिहासकारों या पुरातात्विदों का होता है शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि खोजों का वर्गीकरण, जो चीजें मिल गई है उसको अलग अलग करने में भी कठिनाई होती है। ठीक है, खोजों के वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि जब किसी स्थान से किसी पुरातात्विद को कुछ प्राप्त होता है तो वह उसे पहले वर्गीकृत करता है, अर्थात पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि सब मिलते हैं, सबको हम लोग एक ही जगह पहले रखते हैं, फिर अलग अलग सबको वर्गीकृत करते हैं, और फिर उस अलग अलग किए हुए चीजों का सामान्य तौर पर आम समय से, अभी के समय से हम तुलना करते हैं, और तब जो मिलता जुलता है तब उसके बारे में हम लिखने का प्रयास करते हैं। हाथी दांत आदि के संबंध को लेकर होता है। दूसरी तरफ अधिक जटिल उनकी उपयोगिता को लेकर के भी होता है, क्योंकि इतिहासकारों को यह तय करना पड़ता है कि कोई पुरा वस्तु एक औजार है या कोई आभूषण है। लगता तो दोनों एक ही जैसा है,
तो देखने के बाद उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि हम क्या माने, आभूषण माने या कोई हथियार माने। अनुष्ठान में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं इस प्रकार पुरातात्विक किसी का वर्गीकरण बड़े ही सावधानी पूर्वक करते हैं, उसकी उपयोगिता को समझकर करते हैं। ज्यादा व्याख्या तो समस्या करने में धार्मिक चीजों की आती है। तो व्याख्या की समस्याएं धार्मिक, जब किसी वस्तु या सामान को अतीत से जोड़कर समझते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, खासकर धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के लिए। दूसरी तरफ वेदिकाएं और स्नानागार को देखकर भी व्याख्या करना उच्च जटिल कार्य होता है कि हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं। क्या हम आग तापने में प्रयोग कर रहे हैं, या हम उसको वेदिका के रूप में यज्ञ में प्रयोग कर रहे हैं। स्नानागार ही है तो क्या हम धार्मिक चीजों में स्नान करने के लिए कर रहे हैं, स्विमिंग पूल के लिए कर रहे हैं। तो ये में तो व्याख्या करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इतिहासकार उसे करने में सफलता प्राप्त करते हैं के लिए किया जाता है। इसी प्रकार पुरुष और महिलाओं की मूर्तियां देखकर इनकी व्याख्या करने में समस्याएं भी होती हैं। मोहरों को भी व्यापार करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कुछ मोहरों पर तो अनुष्ठान के दृश्य भी मिले हैं, तो कुछ पर व्यापार का इस प्रकार अतीत को जोड़कर इतिहास लिखने में समस्याएं ज्यादा उत्पन्न होती हैं और अच्छी प्रकार से वर्गीकरण नहीं हो पाता है। लेकिन क्या करिएगा, फिर भी करना तो पड़ेगा दोस्तों, लिखना तो पड़ेगा। तो आप इसे ध्यान से पढ़ करके नोट्स को बना करके और इसे समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अंतिम चरण में हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। निश्चित तौर पे किसी सभ्यता का कभी, भाई मेरे याद रखना, अंत नहीं होता है। कोई भी सभ्यता का कभी भी अंत नहीं होता है। कोई भी सभ्यता अपनी दशा और दिशा में परिवर्तन कर लेती है, अर्थात जिस अवस्था में रहती है उस अवस्था को चेंज कर देती है। जहां रहती है वहां से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का भी अंत नहीं हुआ। हाँ, उसके पतन जरूर हुए, लेकिन अलग अलग कारणों से हुआ और धीरे धीरे वह अवस्था बदल गई। नगर था तो धीरे धीरे ग्रामीण में बदल गया, लोग इधर उधर जहां तहां चले गए और इस तरह से हड़प्पा का मूल स्थान खाली हो गया, जिसे हम पतन कहते हैं। लेकिन इसमें कई कारण थे, कोई एक कारण हड़प्पा के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की जितनी तेजी से प्रकाश में आई उतनी ही तेजी से विनिष्ट भी हो गई। इनके पतन को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद की स्थिति है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सभ्यता धीरे धीरे अपनी शहरी अवस्था मूल स्थान को त्यागने लगी और सुदूर क्षेत्रों से संपर्क टूटने लगा, यानी व्यापार टूटने लगा और सभ्यता ने दशा और दिशा में ही परिवर्तन कर लिया। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में निम्न कारणों का योगदान था, जैसे बाढ़ का आना हो, आर्यों का आक्रमण हो, जलवायु परिवर्तन हो, व्यापार में गतिरोध हो, प्रशासनिक शिथिलता हो, महामारी हो, संसाधनों का अधिक प्रयोग हो, वनों की कटाई, नदियों का मार्ग बदल जाना, सूखा पड़ जाना इत्यादि, ये सब कारण थे। निश्चित तौर पे इन सब कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ जरूर होगा, लेकिन सभ्यता खत्म नहीं हुई होगी, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे दिशा में चली गई। और बहुत समय के बाद जब वापस आई तो इन स्थानों पर कुछ लोग आ गए थे, जो हड़प्पा के बाद ही वो सभ्यता शुरू होती है, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। और वही लोग आए थे जिन्हें हम आर्य कहते हैं। और इन्हीं हड़प्पा के स्थानों पर पंजाब वाले क्षेत्रों में जहाँ रहने लगे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं इत्यादि। कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। हालांकि ये सभी कारण हड़प्पा के पूर्ण पतन का व्याख्या तो नहीं करते, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण हो सकते हैं जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि सभ्यता ने अपने दशा और दिशा को ही बदल लिया, यानी मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चली गई, दक्षिण में चले गए या इधर उधर भटक गए, जंगलों में चले गए। जो संस्कृति बाद में डेवलप हुई वहां पता चलता है आदिवासी के रूप में रहे और दशा बदल गई, यानी नगर से ग्रामीण में चेंज हो गए। और इन्हीं के स्थान पर एक नई सभ्यता का विकास होता है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह से आपको 4 वीडियो में कंप्लीट कराया।
जब हम पूरी बुक को पढ़ा लेंगे तो इन सारे चैप्टर से आपको हम एमसीक्यू के महत्वपूर्ण बेहतर क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। पहले आप इसे पढ़िए, समझिए और एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स को पढ़िए। अगर आपको समझ में आए तो दोस्तों आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास आएगा और इससे भी बेहतर कंसेप्ट आपको लेकर के हम आने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।